हेलो हेलो। पीडीएफ लाए हैं? वेरी गुड। कहाँ तक हुआ था? 156 से होगा। पीछे का वीडियो निकाल के लिख लीजिएगा। वीडियो निकाल के लिख लेना है। रिमोट लेके आओ। हाँ हाँ, वो भी पढ़ा देंगे यार। पीछे छूटा हुआ है, वो भी पढ़ा देंगे। सब पढ़ा देंगे। शुरू करें। कहते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब हुआ अविकसित की विकसित। यूकैरियोटिक का मतलब हुआ विकसित। हम लोग यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक हैं? ऐसे भी याद रखना, प्रो मतलब होता है पहले। तब पहले लोग विकसित होता है कि अविकसित? तब प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया अविकसित। अविकसित। यूकैरियोटिक मतलब विकसित। आप प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित। प्रो मतलब पहले की बाद में। जितना स्तनधारी है सब क्या है? विकसित है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, जितना स्तनधारी है सब यूकैरियोटिक है। अविकसित का एग्जाम्पल बताओ। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, नाम सुने हो ना? ये दोस्त मेरे अविकसित है। लिख लिए? कोशिका कितने प्रकार की? शरीर के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। अच्छा बताओ, सबसे कठोर कोशिका क्या है? हड्डी। सबसे कठोर कोशिका हड्डी। हड्डी को सबसे कठोर कोशिका कहा जाता है। पढ़े? प्रो मतलब पहले की बाद में। तो पहले मतलब अविकसित की विकसित? अविकसित। यूकैरियोटिक मतलब विकसित। सही है। सबसे कठोर कोशिका कौन? हड्डी। अगला अगला अगला। अगला हम चलते। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित की मृत? ये मृत कोशिका का खोज किया था इन्होंने। आज जीवित कोशिका का खोज कल बताए थे लिवेन हॉक। जीवित कोशिका का खोज लिवेन हॉक। एक क्वेश्चन आपको पूछा है, जीवित कोशिका का खोज कौन किया? लिवेन हॉक। लिखे? रॉबर्ट हुक ने कितना ईस्वी में किया था? 1665 में। कोशिका के कितने मूल घटक होते हैं? कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मूल घटक यही है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और क्या? केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और क्या? केंद्रक। सबसे बड़ी कोशिका कौन? हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी? बोलन रे। माइकोप्लाज्मा। कोशिका में अगर कहेगा सबसे बड़ा, ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा? सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। देखे? हम लोग यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक? हम लोग यूकैरियोटिक हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कितना में किया? 1665 में। जीवित की मृत? मृत ना। बताओ, महिला शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका महिला शरीर में कौन होता है? अंडाणु।
बताओ गतिशील कौन होता है, अंडाणु की स्पर्म? कौन? स्पर्म में गति के लिए उसका कौन सा भाग जिम्मेवार होता है? पूंछ वाला कि माथा वाला? पूंछ वाला भाग उसकी गति के लिए जिम्मेवार होता है। अगर आपको कह दे गतिशील कौन होता है, गतिशील होता है स्पर्म ना, स्पर्म। गतिशीलता के लिए जिम्मेवार कौन सा भाग है? गतिशीलता के लिए जिम्मेवार है पूंछ। गतिशीलता के लिए जिम्मेवार कौन है? पूंछ। तैयारी चला मई में ले लेगा, लेगा लेगा रे भाई, हम तेरा कौन है लेगा? हाँ, अरे तुम कैलेंडर की बात कर रहे हैं ना, लेगा। तुम क्या बोला वो छोड़ दो। टीआरई नहीं होगा सरकार को बहुत नुकसान होना है, इसलिए टीआरई होबे करेगा और भी मई में होगा, इसलिए ज्यादा चांस है मई में ही होगा। एक आध महीना हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन होगा जरूर। आज उधर किस कोशिका का आकार सबसे मजबूत होता है? बोलो किसका? हड्डी का। हड्डी किसका बना होता है? फास्फोरस का। अरे मास्टर, कैल्शियम फॉस्फेट का ना। हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद क्या होता है? फास्फोरस। सबसे मजबूत हड्डी कौन, सबसे मजबूत कोशिका कौन? हड्डी। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा टेंडन। और लिगामेंट का रंग पीला कि सफेद? पीला ना। लिगामेंट का रंग होता है, लिगामेंट बोले तो स्नायु, लिगामेंट बोले तो स्नायु। इसका रंग कैसा होता है? पीला। टेंडन, टेंडन बोले तो कंडरा, इसका रंग कैसा होता है? सफेद। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को क्या करता है? जोड़ता है। टेंडन हड्डी से मांसपेशी को। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को, टेंडन हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। हड्डी से किसको? मांसपेशी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। और सबसे कम कोशिका विभाजन होता है मस्तिष्क में। इसलिए मस्तिष्क पे किसी को भी चोट लगता है तो बचता नहीं है। कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें तो कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहेगा तो किसमें? सबसे अधिक लीवर में, और सबसे कम होता है तंत्रिका कोशिका में। अरे यार, सबसे लंबी कोशिका कौन? हाँ, न्यूरॉन ना, यानी तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मनुष्य फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। गतिशील कौन होता है? कौन गतिशील कौन होता है?
स्पर्म गतिशील होता है। कौन सा भाग उसकी गतिशीलता के लिए जिम्मेवार है? पूंछ। सही है। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। सबसे मजबूत कोशिका कौन? हड्डी। अल्गला। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। कूटपाद उसका एक पैर होता है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा बताओ, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय है। अब बताओ, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ये अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। हम्म, हो गया। आप लोग बहुत ज्यादा डरिए नहीं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, हो जाएगा। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आधा से बच्चा डरल रहता है कि हमारा नौकरी हो ही नहीं सकता है, हमारा कैसे नौकरी होगा, हमारा कुछ है नहीं करता है। ऐसा नहीं है दोस्त, ये लाखों की संख्या में वैकेंसी है। जितना जे तेजगरा बच्चा होगा जो पहले से पढ़ रहा था वो सब गया, इसलिए बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। कंडीशन अप्लाई, किसी भी प्रकार की धांधली ना होता हो। अब इस पर बात नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कोशिका के अंदर कौन सा एंजाइम पदार्थ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। अब बताओ, शरीर का उत्प्रेरक कौन? शरीर का उत्प्रेरक होता है एंजाइम। कौन? क्योंकि यह पाचन में मदद करता है। आपको कहेगा शरीर का उत्प्रेरक कौन? शरीर का उत्प्रेरक कौन? एंजाइम। मानव के अंदर कौन सा एंजाइम पदार्थ, कोशिका के अंदर कौन सा एंजाइम पदार्थ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। हाँ, शरीर का उत्प्रेरक कौन है? एंजाइम। शरीर का उत्प्रेरक। अब बताओ, किण्वन जो होता है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? पूछेगा। किण्वन जो होता है, जब ग्लूकोज को C12H22, हाँ ग्लूकोज न रे, C6H12O6, इसको जब हम लोग जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में और ईस्ट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं, तब ये बनता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2। C2H5OH कौन अल्कोहल है? पीने वाला अल्कोहल। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीने वाला अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल। C6H12O6 जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O देता है। तुमको कहेगा किस प्रक्रिया द्वारा इथाइल अल्कोहल बनता है? किण्वन। कहेगा कौन सी गैस निकलती है? CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2। हो गया। पीने वाला अल्कोहल कौन है? C2H5OH। जहरीला अल्कोहल CH3OH। CH3OH। CH3OH को जहरीला अल्कोहल कहते हैं। CH3OH को जहरीला अल्कोहल कहते हैं। CH3OH को जहरीला अल्कोहल कहते हैं। बताओ, केंद्रक किसके द्वारा घिरा हुआ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा केंद्रक, केंद्रक झिल्ली के द्वारा। आप हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं केंद्रक झिल्ली, हिंदी में इसको हिंदी में कह सकते हैं आप केंद्रक झिल्ली के द्वारा जुड़ा होता है। केंद्रक किसके द्वारा जुड़ा होता है? केंद्रक झिल्ली के द्वारा जुड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। हम लोग जब पढ़ते थे तो लगता था साला हम लोग को नौकरी होगा कब, क्या होगा हम लोग का, काहे लोग हमको पैसा देगा। जो फीलिंग अभी आपको हो रहा होगा कि तबे तक होता है दोस्त मेरे, जब तक कि आपका जॉब ना लग जाए। ठीक ना, एक बार जॉब लग जाएगा
फिर सब कहानी खत्म। जब तक आपका ब्याह नहीं होगा ना, तभी तक लोग बातें बनाते हैं। अभी लड़की सब है बेचारी, जिसका ब्याह नहीं हुआ है, सबके माई बाबू कहता हूँ भैया ब्याह कीजिएगा बेटी के। माई अलगे परेशान है, बाबू अलगे परेशान है, तो और बाबूजी कहता होगा कि नौकरी चाकरी हुआ कि ना। हाँ, मेरी सिस्टर का हम शादी लेट से किए, तब खूब बोलता था। एक बार शादी हो गया, भोज उज खा लिया, हाथ धो लिया, उसके बाद बोलना बंद। तो पहले तुम अपना टारगेट देखो। बोलने वाले तुम बोले ना तुम कुछो कर दोगे, ओकर मुंह तू रोक नहीं सकता है। एगो तो अभी हम अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट का वीडियो डाल रहे थे, तो एगो लड़का लिखता है प्रधानमंत्री नहीं है ना बन गया है तुम्हारे लड़का। तो लड़का बोला कि अब हम बहुत खुश हैं, हमको नौकरी लगा है, तो अब लग रहा है कि मेरा जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। बोला हाँ तू प्रधानमंत्री बन गया है। हाँ रे बा, कैसे चला। अगला बताओ, न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है? आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करना। बताओ, प्रोटीन से ही किसका निर्माण होता है? उत्तक का। और उत्तक से ही किसका निर्माण होता है? अंग का। अंग से ही किसका निर्माण होता है? शरीर का। प्रोटीन से उत्तक का, उत्तक से अंग का, और अंग से किसका? शरीर का। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोलस का कार्य है आरएनए और प्रोटीन का क्या करना? निर्माण। अब प्रोटीन का निर्माण और कौन करता है बताओ? राइबोसोम। बोलन रे, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और उत्तक से, प्रोटीन से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग। कहेगा आपको अगर अपने शरीर की मांसपेशियों को बढ़ाना है, क्या खाना होगा? प्रोटीन। और रोग से लड़ना है तो विटामिन। विटामिन में भी कौन सा विटामिन? विटामिन सी। सी। लोग का नॉलेज लेवल एकदम टॉप पे है, चला एकदम टेंशन नहीं लो। पढ़ना, बाकी को तुम रोड पर से खड़ा करके पूछो ना, प्रोटीन विटामिन कुछ नहीं बुझाते हो, रट्टा मार रहे हैं ना धून, उससे होगा नहीं। तुम अपनी समझ को डेवलप करो। अगला बताओ, हरे रंग का पिगमेंट कहाँ? कहाँ? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। बोलो। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सीने को पूछता है। हेमोग्लोबिन में आयरन। देखता नहीं है रक्त की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आयरन फॉलिक टेबलेट देता है, नहीं देता है? हीमोग्लोबिन में कौन? आयरन। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी 12 में। दैट इज साइनो कोबालामीन में पाया जाता है क्या? कोबाल्ट। हाँ हाँ, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। यही 3 गो धातु है जो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। हरे रंग का पिगमेंट क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। रक्त का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आप पादप का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। हो गया। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या? मैग्नीशियम। पढ़े? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? अभी तुरंत बताए थे, कोशिकाओं की क्या करना? सुरक्षा करना। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका नाम है झिल्ली। झिल्ली मतलब हो गया कवच। इसका काम है कोशिकाओं को क्या करना? सुरक्षित करना। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको विद्युत गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से किसका निर्माण होता है? एटीपी का। एटीपी का निर्माण होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ना।
और एटीपी का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा मुद्रा। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है भाई, पढ़े। एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? एटीपी को। ऊर्जा हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों अलग अलग है, ऊर्जा मुद्रा एटीपी, हाँ ऊर्जा हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। बोलेंगे बढ़े। कोई ऐसा भी बच्चा है जिसके पास पीडीएफ अभी नहीं है या हरा गया कहीं, फिर से दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक दो ही बच्चे हैं तो नीचे जाके ले लीजिए, कोई बात नहीं, हरा गया होगा बच्चा ना है आप, आपसे तो ये सब हो ही सकता है। आ जाइए। पिछला हमेशा ध्यान रखना, शिक्षक का काम सबसे बड़ा कार्य है क्षमादान। कि अगर तुम नहीं कर रहा है कर मतलब तुम शिक्षक नहीं। बच्चा गलती करेगा तो कर मतलब नहीं होगा कोपचा में ले जाके पीट देना है। कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है? पादप। बताओ, जंतु में कोशिका भित्ति होता है? महाभिवियाय, जिसको आप सेल वॉल कहते हैं। अब बताओ तो पादप का सेल वॉल किससे बना होता है? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का बना होता है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का। कवक का कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। किसको पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है? सेलुलोज को। गाय बकरी सबका छोटी आंत बहुत लंबा होता है, किसको पचाने के लिए? इसको पचाने के लिए, पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, किसको पचाने के लिए? सेलुलोज। अब बताओ पेपर किसका बना होता है? पेपर बना होता है सेलुलोज का। पेपर किसका बना होता है? सेलुलोज का। पत्तियों में क्या होता है? सेलुलोज। पेड़ पौधों की छाल में क्या होता है? सेलुलोज। ठीक है। लाह का नाम सुने हो? लाह की चूड़ियां महिलाएं पहनती है। लाह को प्राकृतिक प्लास्टिक कहते हैं। लाह को प्राकृतिक प्लास्टिक कहते हैं। लाह को क्या कहते हैं? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, किसको बचाने के लिए? सेलुलोज। ठीक है। दो दिन, 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। हाँ, मुकुलन किस प्रकार का होता है? अलैंगिक। किसमें मुकुलन होता है? हाइड्रा में।
प्रजनन दो प्रकार का, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। मुकुलन किस प्रकार का है? अलैंगिक। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन, महाबीबियाई। अमीबा किस प्रकार विभाजित होता है? केंद्रक विभाजन द्वारा। ये आप पढ़िएगा क्लास 9th में, केंद्रक विभाजन क्या है, फिलहाल लिख लीजिए। अमीबा एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय है? एक कोशिकीय। प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। आकार को बदलता कौन है? अमीबा। और कौन? डब्ल्यूबीसी। अमीबा और डब्ल्यूबीसी आकार बदलते रहता है। आकार क्या होते रहता है? बदलते रहता है। किसका? अमीबा और डब्ल्यूबीसी का। यही तो पता ही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है? डब्ल्यूबीसी। अमीबा और डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है? बदलते रहता है। बता, वृषण पुरुषों में, पुरुष जब ये हो गया शुक्राणु की अंडाणु, हाँ, वृषण पुरुषों की जनन ग्रंथि है जो क्या उत्पन्न करता है? शुक्राणु उत्पन्न करता है। इसका कौन सा भाग जो है गति के लिए जिम्मेवार है? पूंछ। सही है। वृषण पुरुषों में क्या उत्पन्न करता है? शुक्राणु। अब महिलाओं में क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु अस्थिर है कि गतिशील? अस्थिर। ओवम किससे निकलता है? अंडाशय से। अच्छा बताओ तो, गर्भ धारण कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में कि गर्भाशय में? निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में, और गर्भ का धारण होता है गर्भाशय। ये बड़ा झोल है ग्रह में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। और गर्भ का विकास और धारण कहाँ होता है? कहाँ होता है? गर्भाशय। क्लियर है ना? ओवम किससे बनता है? अंडाशय से। प्रत्येक माह अंडाशय में किसका निर्माण होता है? ओवम का। देखें, बताइए शरीर के किन हिस्सों में शुक्राणु का संश्लेषण और परिवहन होता है? वृषण और शुक्रवाहिका में। वृषण में क्या होता है? निर्माण, और शुक्रवाहिका द्वारा परिवहन। वृषण में शुक्राणु का होता है निर्माण, टेस्टिस जिसको आप कहते हैं, यहाँ होता है निर्माण, और यहाँ क्या होता है? इसके द्वारा क्या होता है? परिवहन। और जब भी परिवहन होगा तब किसका होगा? शुक्राणु का कि अंडाणु का? शुक्राणु का। अंडाणु का तो परिवहन होगा नहीं। बता, भ्रूण किसके विकास का स्वरूप है? युग्मनज का। भ्रूण, युग्मनज से ही ना भ्रूण बनता है। अब भ्रूण से क्या बनेगा फिर? नवोद्भेद। समझे? भ्रूण किसके विकास के लिए? सब क्लास 9th में रिप्रोडक्शन आपको पूरा पढ़ना है। बताओ, वाई गुणसूत्र के साथ एक्स गुणसूत्र के नवजात शिशु का लिंग क्या होगा? पक्का ना? एक्स एक्स होगा तो क्या होगा? लड़की। एक्स वाई लड़का। तो लड़का या लड़की होगा, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? लड़के की ना? लड़की की ना? लड़की के पास तो केवल एक्स एक्स है, तो वाई तो जब भी आएगा कहां से आएगा? लड़का के पास से आएगा। ये बात खुल के लेकिन बोलना, अगर तेरा 4 गो बेटी या हुआ तो। लेकिन तू ये बात नहीं बोलेगा, नॉलेज रहते हुए तू क्या रहेगा? चुप रहेगा। यही सब समाज की विकृतियों को हटाना है, तो उसके लिए सबको शिक्षित बनाना पड़ेगा। मेरे पास चला ऐसी ऐसी महिला आई है जिसको मतलब समझो कि 3 गो बेटी हो गया तो उसको घर से भगा दिया। 3 गो बेटी हो गया तो उसकी सास उसको घर से भगा दी है कि नहीं रखेंगे तो रहा, जाओ अपना बेटी को लेकर। वो अपना बेटी को लेके आई है, बेचारी यहाँ पर काम करती है अलग अलग घरों में। तब वो तीनों बेटी को रख के तब ओकरा पढ़ा रही है कि सर हम अपना बेटियों को पढ़ाएंगे। हमरा जे आओ घर वाला कैसन मौगा है, वो साला हमको मेरे पास आया हो, हम बोले उसको लेके आओ। अब तो पढ़ल लिखल है नहीं कि ओकरा हम एक्स वाई समझाएंगे। ओकरा हम बोले देखिए ये तो आप ही के कारण होता है। बोलता है एक तरफ सर माँ है, एक तरफ पत्नी है, क्या करें सर, हमको तो अपने मन करता है कपाड़ पीट लें। तो कभी कभी आदमी फंस जाता है बीच में, लेकिन फंस जाता है तो सच्चाई का साथ देने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
कभी कभार अम्मा को अगर नहीं समझ में आता, तुम्हारा दायित्व है उसको समझाना, लेकिन तुम अपने दायित्व का निर्वहन कर नहीं पाओगे क्योंकि माँ समझेगी। माँ के लिए अभी भी तुम वो छोटा बच्चा है, तो उसको तुम समझा नहीं सकता। इस सामंजस्य बैठाना जो है, अभी हमको लगता है 90% घरों में कोहराम मचल है। हमको लगता है मैक्सिमम तुम घरों को जानता होगा जिसमें माँ अलग खाना बना रही है, बहू अलग खाना बना रही है। नहीं जान रहा है? कितने लोग ऐसे घरों को जान रहे हैं? आप समझ लो कि क्या स्थिति है। इसमें लड़कियों का खाली गलती नहीं है, वो जो सास भी पहले बहू थी, ये बात उस सास भूल जाती है। क्या वो तोरे माई कहे नहीं, वो कि हमरे माई कहे नहीं। तो वहां पर फ्रिक्शन जो है जनरेट होना ही होना है। आज जनरेट ऐसा हो रहा है, डेली पंचायतीय होता है, नहीं हो रहा है? डेली मार, ये बात बोली तो वो बात बोली तो ये बात बेचारा लड़का चुपचाप इन्हों से दो लात खाता है, उन्हों से दो लात खाता है अपना। हम लोग के घर में ऐसा नहीं होता है, हम लोग के घर में ऐसा नहीं होता है। हम लोग में सामंजस्य, चूंकि हम जो है किस सबका बात सुन लेते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं। तुम बोला तुम भी सही, हम बोले हम भी सही। अब ऐसा ना हो कि वीडियो मेरी पत्नी तक पहुंच जाए तो काहे देखो ऐसे भी पत्नी, एक बात जान लो, चला पत्नी हो या माँ हो, घर की लक्ष्मी है। ओकरा किसी बात पर जवाब नहीं देना। मुझे बोले जब तुमको लगे कि वो ठीक है, अच्छी है, मूड उसका अच्छा है, तब उसको समझाने का काम करो। लेकिन तुम लोग को क्या सिखाया गया? अभी तो हम कह दें कि तुम्हार मम्मी जो है, वो अगर तुम्हारी बीवी कुछ कह देगी तो तुम क्या करेगा? कहेगा गर्दन काट दे। तो तुमको इस तरीके से सिखा दिया गया, जबकि ऐसा कुछ करना वो गलत है। आप सामंजस्य बैठा के चलिए, अगर रियल में मर्द हैं आप, है ना? नहीं तो फेक मर्द हैं आप। लड़की लोग को भी चाहिए कि सास को भी अपनाए। एक्स वाई जो है वो लड़की, एक्स एक्स, और एक्स वाई जो है वो लड़का। तो जब भी लड़का होना है वाई क्रोमोजोम होगा तभी होगा। तो कहते हैं वाई गुणसूत्र के साथ संयोजित एक्स गुणसूत्र से नवजात क्या होगा? लड़का। आप दोनों एक्स एक्स हो जाएगा तो लड़की। पता है नहीं बात? आदमी में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितना? 44। सही है ना? समान गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 44। आज दो को तो असमान ना होगा। आज जोड़ा कहोगे तो कितना? ये 22 और 23। हाँ हाँ हाँ। बता, अलैंगिक प्रजनन में कितने जीव के द्वारा प्रक्रिया की जाती है? एक। अलैंगिक में एक, अलैंगिक में दो। तब आप पढ़िएगा क्लास 9th में, आगे जाइएगा तब। प्राकृतिक लिंग निर्धारण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्रों पर। सही है ना? एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, इसी पर निर्भर करता है। प्राकृतिक लिंग निर्धारित मुख्यतः किस प्रकार होता है? प्राकृतिक लिंग मतलब जो प्रकृति के द्वारा तुमको मिलता है। आओ तुम जेंडर चेंज कर लोगे तो वो तो हर मन है, लेकिन अगर प्राकृतिक लिंग की बात करें कि लड़का है या लड़की है, ये किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र। एक्स एक्स गुणसूत्र होगा तो क्या होगा? लड़की। एक्स वाई होगा तो लड़का। मनुष्य कोशिका के में कितने गुणसूत्र होते हैं? समान गुणसूत्र 44, गुणसूत्र पूछेगा तो 46। 46 बोले तो कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। तेईस जोड़ा ना? शिशु का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? पिता ना? माता का इसमें कोई योगदान नहीं। यदि एक मानव एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, की होगा? लड़की ना? अरे तेरी, हो गया। अमीमा प्रजनन कैसे करता है? विखंडन द्वारा। अमीबा यूकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। एक कोशिका के बहु कोशिका? एक कोशिका। अमीबा अपना आकार बदलते रहता है कि नहीं बदलता है?
बदलता है। अमीबा में प्रजनन होता है विखंडन द्वारा। अब मुकुलन द्वारा किसमें होता है? हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा हाइड्रा। हाइड्रा किनके द्वारा प्रजनन करता है? अलैंगिक रूप से मुकुलन और विखंडन द्वारा। अलैंगिक मतलब एक ही लिंग होगा ना। हाइड्रा लैंगिक अलैंगिक पूरा बढ़िया समझ क्लास 9 में खराब हो गया है। बता, महिला शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को कौन, आंतरिक की बाह्य? वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है बाह्य निषेचन है। जो हम लोग करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आईबीएफ। आईबीएफ बाह्य निषेचन है। बाद में जब तेरा दिया पुता नहीं होगा ना तो अभी करना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब हो गया, आईवीएफ हो गया, ये सब क्या है? बाह्य निषेचन। अब महिलाओं के अंदर होता है तो वो कौन निषेचन? आंतरिक निषेचन। हो गया। और रिप्रोडक्शन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमेशा चला याद रखना, जब तुम्हारी शादी होगी और तुमको बच्चा कब चाहिए और कब नहीं चाहिए, इसके लिए हमेशा कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर कंज्यूम करना है तो फर्स्ट डे जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहला दिन से लेके 12वां दिन तक में लगभग पहला दिन से गिनते हैं। अभी मामला पहला दिन से नहीं गिनोगे, जो छठा दिन 5वां दिन से गिनता है उसका मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए कौन दिन से गिनना है? जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ उस दिन से 12 दिन तक में लगभग चांस यहाँ 3% है कंज्यूम करने का, 2 से 3%। वो भी 8 से 12 के बीच में, 1 से 8 तक में कोई संभावना नहीं है। फिर यहाँ 14 तक, 12 ने 14 तक भी बहुत कम संभावना है कि कंज्यूम होगा बेबी। उसके बाद यहां से इधर जब तुम बढ़ोगे लगभग 22, 23, 24, 25, 22, 23 तक मान लो ना, 23 तक यहाँ संभावना है लगभग 90% की बेबी कंज्यूम होगा। फिर इसके बाद संभावनाएं घटती जाती। अब फिर 26 के बाद तो एकदम में नहीं होगा। इधर 1 से 5 तक तो एकदम में नहीं होगा। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहला दिन से गिना जाता है, छठा दिन से नहीं गिनना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत लोग खत्म होता है तब गिनते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस दिन आपका पहला दिन स्टार्ट हुआ वहां से गिनना शुरू कीजिए। 14 दिन से 23 दिन के बीच, एक सप्ताह में बेबी कंज्यूम करने का चांस 90% होता है। और इससे इधर और इससे इधर में चांसेस लगभग निग्लेक्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये अनचाही प्रेगनेंसी से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिसको पता नहीं है वो अनचाहे गर्भ से लोग, 2 बच्चा है बेचारा, छोटा परिवार है, फिर एगो और तीसरा बच्चा हो गया, तो इसका अब जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे हम आपको तो ये सारी चीजें जानकारी में आपको मिल जाएगी। और ये हर आदमी को जानकारी में होना चाहिए। कहते हैं महिला शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक की बाह्य? आंतरिक ना। टेस्ट ट्यूब होगा, आईवीएफ होगा, वो क्या होगा? बाह्य निषेचन। निषेचित अंडाणु का संयोजन किससे होता है? शुक्राणु। अंडा का संयोजन शुक्राणु से ना होगा? बोलो ना रे। अंडाणु का संयोजन किससे होता है? शुक्राणु। गतिशील भाग कौन है? शुक्राणु। महिला के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। कौन? शुक्राणु किसका है? मेल का। कहां बनता है? वृषण में, टेस्टिस में ना। इसको ले जाया जाता है शुक्रवाहिका के द्वारा। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा अंग है जो मूत्र और शुक्राणु दोनों का वहन करता है? जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग, जिसको आप पेनिस कहते हैं। ये जो आपका ये किडनी है, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, और यहाँ जो ये आपका मूत्र मार्ग है जिसको आप पेनिस भी कहते हैं, ये मूत्र और किसका? मूत्र और स्पर्म दोनों का वहन करता है। पूछता है क्योंकि इसका इसलिए पूछता है कि ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्रवाहिनी है, दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए पूछता है।
मूत्र मार्ग और मूत्रवाहिनी। आई तो तुम्हारा क्या हो गया, किडनी। ही हो गया तुम्हारा मूत्राशय। बता दो मूत्राशय की संख्या कितनी है, अब मूत्र मार्ग की संख्या दो, मूत्रवाहिनी ना दुगरे। हाय रे चोट, ऐसे करेगा। ये तो चलो अंदर में है तो गिनने में दिक्कत तो होगा। हो गया। मूत्र मूत्र मार्ग काय गो एक, मूत्रवाहिनी काय गो दू गो, किडनी काय गो दू गो, मूत्राशय काय गो एक गो। पूछता है ऑप्शन में। हो गया। अरे हुआ, पढ़े। अरे बढ़े, मेरे सिलेबस के लिए चिंता नहीं करना। 8वां चल रहा है ना, 9 बचा 10 बचा, मेरे लिए चला सरिया के रपेट के पढ़ाएंगे तो 15 दिन, तैयार पकड़ लेंगे तैयार पढ़ा लेंगे। अब जैसे तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, जो बताते हैं तुरंत परीक्षा से पहले 1 सप्ताह 10 दिन पहले तुरंत खत्म करके देंगे, अगर मई में भी परीक्षा हुआ तब। जो लोग एकदम आप निश्चिंत होकर खा पी के सुतिए, आपका परीक्षा से पहले हम वादा सोच समझ के करते हैं, उसको निभाते हैं। अधकिचरा वादा ना कभी किए हैं, ना कभी करेंगे। ये बोलेंगे वो करेंगे, ना तो बोलवे नहीं करेंगे। बहुत लोगों को तो ये भी लगने लगा होगा, लगता है वैसे जा सर ना आएंगे, तो वो इधर चलते रहता है। वादा खिलाफी जिंदगी में कभी नहीं किए। पूरा जुबान दे दिए पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे, चाहे इसके बदले मेरा जितना का लॉस हो जाए। आ जाओ इधर। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक क्या है, प्रजनन। या जीवों की संख्या को बचाए रखने के लिए भी क्या जरूरी है, प्रजनन। इसलिए आप लोग जल्दी से ब्याह शादी कर लीजिए। हो गया। जीवों के की संख्या को बचाने के लिए भी क्या चाहिए, क्या चाहिए, प्रजनन। बताओ निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं, युग्मनाज। अभी तो तुरंत ना आया था रे। निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं, युग्मनाज। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। पुरुषों में कितनी जोड़ी शुक्राणु नलिकाएं होती है, अभी तुरंत तो बताए थे, कितना जोड़ा, एक जोड़ा। दू को टेस्टिस होता है ना, हो तो 2 को नलिका होगा। टेस्टिस समझता है कि ना, कुल्ली जगरा कहता है। बताओ शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। जो ट्यूब में निषेचन होता है, ट्यूब में स्पर्म डाल के अंडा डाल के तब जो है बच्चा का निर्माण होता है। दिया पुता बड़ा कमजोर होता है। निषेचित अंडाणु किस प्रकार रोपित किए जाते हैं, कहां पर, गर्भाशय में ना। देखो निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। निषेचित हो गया तब कहां डालेंगे, गर्भाशय में। अब बाह्य निषेचन में तो बाहरे में निषेचन होता है, जो काम फेलोपियन ट्यूब में होता है वो बाहरे हो जाता है, तो उसको कहां डालेंगे। अरे बोलो ना कहां डालेंगे, गर्भाशय में ना। अगर निषेचित है तो कहां डालेंगे, गर्भाशय में। अब प्राकृतिक निषेचन होना है तो फेलोपियन ट्यूब में, कृत्रिम निषेचन होना है तो ट्यूब में। ओकरे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियां हैं, 2। कौन कौन, लैंगिक और अलैंगिक। पढ़े। बता शुक्राणु तथा अंडाणु के संलग्न को क्या कहते हैं, निषेचन। ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, निषेचन। अब बताओ पादप में पहले क्या होता है, परागन की निषेचन। अरे पादप में पहले क्या होता है, परागन, और उसके बाद क्या होता है, निषेचन। याद है कि ना, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय का में अंडा का निर्माण, फल का निर्माण होता है, याद है। परागन पराग कण के द्वारा होता है, जो पराग कोष से स्त्री के सर तक पहुंचता है। याद है कि भूल गया। हाँ आ जाओ अगले चैप्टर की ओर, क्लास 8 में धातु और अधातु। बताओ हम बोले थे धातु पहले पहचानेंगे कैसे,
अरे 100% रेगुलर है तुम लोग ना रे। देखो रे बच्चा, धातु एक इंग्लिश क्या होता है? मेटल। धातु बोले तो मेटल, धातु बोले तो धातु से कहते हैं जकरा में मोह लगल होगा। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है? धातु है। जकरा में मोह लगल होगा वो क्या है? मेटल। जकरा में मोह लगल होगा मेटल, मोह लगल होगा मेटल, मोह लगल होगा मेटल। एक अलावा जिंक, कोबाल्ट, निकेल, लोहा, सोना, चांदी। हाँ हाँ हाँ, एक अलावे जकरा में मोह नहीं लगल है फिर भी क्या है? धातु। क्लियर है? हाँ, एक होता है उपधातु। उपधातु की संख्या है 7। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टॉलुरोमीन एंड पोलोनियम। और अधातु बाद बाकी सब। अधातु में बाद बाकी मान लो रफली है, लेकिन ये बाद बाकी इसमें कौन कौन आता है? कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। जल्दी लिख। हो गया? हो गया? अब तुमको बढ़िया से पढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रयोग किया गया था कॉपर। धातु के रूप में सबसे पहले प्रयोग क्या किया गया? कॉपर। और सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया लोहा। कौन? देखो अभी तुम्हारे दैनिक जीवन में चारों तरफ सबसे ज्यादा लोहे नजर आए। अच्छा, लोहा और स्टील में क्या अंतर है? कार्बन मिला हुआ है। बताते हैं, देखो लोहा में कुछ भी मिला दोगे ना तो हो जाएगा इस्पात। इस्पात और स्टील में फिर क्या अंतर है? इस्पात का ही इंग्लिश है स्टील। ध्यान समझ लो, इस्पात और स्टील में कोई अंतर नहीं। लोहा, लोहा लोहा है। लोहा में तुम कार्बन मिला दो, क्रोमियम मिला दो, निकेल मिला दो, टंगस्टन मिला दो, फलना मिला दो, चिलना मिला दो, तब जो वो बनेगा क्या कहलाएगा? इस्पात। अगर पारा में कुछ मिला दो तब जो वो बनेगा अमलगम। जैसे पानी में कुछ मिला दो तो शरबत, लेकिन बेस में क्या रहेगा? पानी। तो बताओ, आपको कहेगा अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा। आपको कहेगा इस्पात में किसका होना अनिवार्य है? लोहा। लिखिए जल्दी। सब पीडीएफ डलवा दो। कल इसको खत्म कर देंगे।
है ना, फास्ट है। अब क्या 6, 7, 8 तीनों खत्म हो गया, 9 और 10 दुए को ना बच्चा। तो एक बार चला ग्रुप डी में, क्या हुआ ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा। 4 दिन में हम एनसीईआरटी खत्म कर दिए। हमारा चलो सब याद है, तनी स्पीड पकड़ाएंगे। इधर से और पेपर भी तो हो ही ना रहा है तुम्हारा, ज्योग्राफी हो रहा है तुम्हारा, पॉलिटी हो रहा है तुम्हारा, एक को दिन क्लास रोके हम जी तुम्हारा। क्या बात करते हो, हमको लगता है एएलपी का, सीबीटी 2 का और तुम लोग का क्लास होली के दिन भी चलाएं कि चारा शहीद हो जाएं। हाँ, एक एक टीचर मेरा बेचारा छुट्टी में न जाके क्लास लिया। तुम्हारा पहला इकलौता क्लास है मेरे कोचिंग का, जो क्लास संडे टू संडे पिछले 2-2.5 महीनों से चल रहा है, नॉन स्टॉप। हमको नहीं लगता तू कहीं भी क्लास करता होगा, तुमको ऐसे क्लास अभी मिल रहा होगा संडे टू संडे, कहीं नहीं मिलता होगा। हाँ, तुम ऐसा इल्जाम लगाता है क्लास से, एकदम तोरा खत्म करके देंगे, पूरा करके देंगे, निश्चिंत रहो। आ जाओ इधर। लोहा में एक भी दिन एब्सेंट है? अभी मास्टर नहीं था तो हम अपने आ गए लेने कि नहीं, लेकिन क्लास छोड़ेंगे नहीं। इसका बच्चा विश्वास किया है तो उसके विश्वास को पूरा करना है। लोहा में कुछ मिला देंगे, इस्पात, पारा में कुछ मिला देंगे। देखो, धातु का सब गुण होता है पॉजिटिव। धातु मतलब समझ लो लड़का, ना फिर लड़की के निगेटिव कहना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं, लड़की का गुण निगेटिव थोड़े होता है, थोड़ा सा गुस्सैल होती है, नकचढ़ी होती है, बाकी है तो बहुत अच्छी। धातु जितना भी है, कैमरा के सामने बोल रहे हैं यार, धातु एकदम पॉजिटिव, सब गुण पॉजिटिव, और धातु सब गुण निगेटिव। उप धातु हो गया बीच में, ट्रांसजेंडर, न धातु न धातु, बीच में, तनी धातु का गुण, तनी और धातु का गुण, इसमें कोई डाउट है? आपको कहेगा घनत्व तो किसका उच्च होता है, कहेंगे धातु का। कौन विद्युत का सुचालक, कहेंगे धातु। किसको पीट कर चादर बना सकते हैं, धातु। किसको खींच के तार बना सकते हैं, धातु। ठीक है, धातु ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? एकमात्र धातु है पारा जो द्रव अवस्था में, पारा लिक्विड है। बता, लोहा धातु है, लोहा ठोस है कि द्रव है? लोहा ठोस है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, पारा को छोड़। जैसे अपवाद नहीं होता है समाज में, देखता है एक आध सफेद टेढ़ होगा वो अपवाद, उस सब बात में निगेटिव। एगो चला हमेशा ध्यान रखना, जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी की खोज में निकलना। तो और अगल बगल में अगर तुरा कोई निगेटिव बात कह रहा हो तो उससे दूरियां बना लो, वो तुमको कभी आगे नहीं जाने देगा। तुम लॉ जूझ में देखोगे जितना चचा सब सुतल रहता है, 10-10 साल से पटना में सुतल है, और 10 साल हो गया पटना में, वो सुतले रहेगा, उन्हें तोरा पढ़ने देगा, और वो तो खुद पढ़ेगा नहीं, वैसे स्टैंड मारता है, पलट उसको ऐसे ऐसे करता है, फिर सूझ जाता है, फिर शाम होता है मुर्गा की व्यवस्था में लग जाता है। ना वो खुद पढ़ेगा न तोरा पढ़। जे निगेटिव बात बोलेगी तो और नहीं होगा, बोलो के है तू, हम तोरा नहीं चिंते। धातु का सब गुण पॉजिटिव है। कहेगा पीट कर चादर, जी हाँ। घनत्व, जी हाँ, उच्च होता है। कुचालकता, कहेंगे जी हाँ होता है। लेकिन एकमात्र धातु है जो कुचालक है, शीशा। शीशा विद्युत का कुचालक। हर जगह अपवाद है। जैसे कहेंगे धातु का घनत्व होता है उच्च, धातु वो होता है जिसमें पीटकर चादर बनाने का गुण होता है। क्या बनाने का गुण होता है? चादर। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, पारा। और एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, ब्रोमीन। कौन कौन? ब्रोमीन किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। धातु है क्या अधातु? अधातु है। धातु अधातु की पहचान क्या है? जगह मॉल लगल रहेगा वो क्या है? मेटल। मॉल लगल रहेगा मेटल। और अच्छे तरीके से आप पहचान पाइएगा कौन धातु है कौन अधातु। अभी तो आप थोड़ा थोड़ा पहचाने। अब एक बात बताइए, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु
ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। प्लेटिनम, प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। एडम साहब ने उसका खोज किया था और उसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्या हुआ? कुछ पूछना है तो पूछिए। जैसे ये जो बलिया तनी देख, पहनने से चला क्या होता है? अब तो टीचर का तैयारी करता है, अब तो खोल लो। अच्छा, ये पहनने के बाद मास्टर मारता क्यों था जानते हैं? क्यों? उसको पता था कि इसके अंदर तामसिक विचारधारा आ गया। ये पहनने के बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भयानक हाई हो जाएगा, आप मारपीट करने लगे। कोई बच्चा नाखून बढ़ा लेता था तो मास्टर समझ जाता था ये आशिकी की ओर जा रहा है, 10 दूल्हा जल्दी काट। यही सच्चाई है। कोई बच्चा अगर उल्टा टोपी पहन लिया, अरे दूध थपड़ा, नेल पॉलिश लगा लिया, वो बूझ जाता है कि मौका बनेगा। इसीलिए मास्टर मारा। अच्छा, मास्टर बलिया क्यों खुलवाता? ओकरा की समस्या? तुम पहनो बलिया। ओकरा लगता है कि चोट्टा एकरा में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और दूसरे से मार करेगा। मार करेगा तो गलत दिशा में चल जाएगा। टीचर इसीलिए तुमको अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए लतियाता था। तुम उतना लात खाने के बाद भी पहने हुए। अब खोल दो। ये इसी तरीके का होता है, व्हाइट गोल्ड उसको कहते हैं। और प्लेटिनम का लोग लगभग नहीं उपयोग करता है गहना जेवर बनाने में। हाँ, बन नहीं पाता। बाप रे बाप, क्या बात करते हैं। वो बनता है। प्लेटिनम का जो है लोग यूज इसलिए नहीं करता। अब शादी ब्याह में उजला कलर के मंगलसूत्र चढ़ाएगा, समझ में आएगा? लोग कहेगा श्राद्ध है कि रे। इसीलिए सुनहले कलर का सोना हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक ना? इसी तरीके का व्हाइट गोल्ड होता है, कंप्लीट प्लेटिनम। और ये सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर तत्व अगर पूछ देगा या अधातु तो हीरा। कौन है हीरा? कितने लोग हीरा देखे हैं? हम कब से बोल रहे, लेकिन चला हमारे पास है नहीं, हम तरह दिखाएं। मतलब यहाँ नहीं है, रखा हुआ है, दिखाएंगे लेकिन। अच्छा, हम व्यवस्था में लग गए हैं, दिखाएंगे। बताओ तुम लोग यार हीरा नहीं देख पाए। सबसे कठोर, ध्यान रखना, सबसे कठोर, सबसे कठोर धातु पूछेगा तो क्या? प्लेटिनम। और सबसे कठोर तत्व पूछेगा तो हीरा ना। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन। ब्रोमीन ना हो, आप पेड कोर्स में पीडीएफ डलवा देंगे। अब नहीं पानी, बड़े हो गए हैं। हो गया? सबसे कठोर धातु कौन? प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व कौन? हीरा। सही है, हीरा। हीरा से चला शीशा काटा जाता है। आपसे बताओ, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन? पारा। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन? ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन। धातु जकर अंत में क्या लगा लो? मो। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? धातु का। सबसे ज्यादा चालकता किसका? धातु का। कौन ऐसा धातु है जो कुचालक है? शीशा। कौन ऐसा धातु है जो सुचालक है? कुचालक है, कुचालक। शीशा। कौन? 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 शीशा ना। अब दोस्त मेरे, आज की कार्रवाई को हम लोग रखेंगे। हाँ, 1 मिनट देख लेते। कुणाल सर नहीं आए होंगे तो हम ही कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन वो आदमी एवे किया होगा, वो क्लास छोड़ नहीं सकता। आ गए हैं कि नहीं? हाँ हाँ, ये भी आदमी 100% रेगुलर है। चंद्रा मास्टर ब्याह नहीं करता है, इसलिए एबसेंट हो रहे हैं। ब्याह लगल है उनका, जल्दी करवाएंगे। हाँ, आ गए हैं। हाँ, भेजो न। हम ही फाइनल किए हैं, जल्दी ही उनका ब्याह करवाएंगे। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एक चला, अगर आपके कोई दो भाई बहन कोई भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हो
तो इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इस बैच का हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, मात्र 100 टका में हम बिहार पुलिस का बैच दिए। नाम बताते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन की फी है पूरे कोर्स की 1000 रुपए। अब इसमें खासियत क्या है, ये ऑफलाइन की फी है और इसमें साइंस पूछता है 30 नंबर का। साइंस हम अपने पढ़ा रहे हैं, टीचर आप देख ही लिए होंगे, चंद्रा सर पढ़ा रहे हैं उसमें हिस्ट्री, सोनू सर पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, कुणाल सर पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, और हिंदी इंग्लिश के लिए सिन्हा सर हैं और एक टीचर और हैं वो पढ़ा रहे हैं। साइंस इसमें हम अपने पढ़ा रहे हैं। 5 घंटा डेली मैथ रोशन सर पढ़ा रहे हैं, 5 घंटा डेली ये क्लास चलता है, जिसमें हम, चंद्रा सर, कुणाल सर, हिंदी वाले सर सब मिलके पढ़ाते। टीचर आप देख ही लिए होंगे। तो जिनको ऑनलाइन में करना हो, ये हम सिर्फ जो हमारा ऐप का खर्च है उतने लिए, जिसको ऑफलाइन में करना हो ऑफलाइन में कर सकते, ठीक है। अब इससे कम फीस में बैच देना संभव है ही नहीं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये आपकी सेवा में उपलब्ध है। और टीआरई के लिए स्पेशल जो बुक हम बोले थे, सारा बुक लाइनअप है। नेक्स्ट वीक में आपको वो भी मिल जाएगा, 1 to 5 वाला जो जीएस वाला पोर्शन है, 40 नंबर वाला, और 120 वाला, 80 वाला, और इधर विज्ञान की जो किताब हम बोले थे, जो बेसिक किताब एक आएगी विज्ञान के लिए, वो भी आ जाएगी, ठीक है। बहुत जल्द आपकी एक एनसीईआरटी के लिए विज्ञान भी आ रहा है, उस पर भी फाइनल स्टेज में काम है। 6 to 10 एनसीईआरटी कंप्लीट मात्र 70 से 80 पन्ना में आ रहा है, बहुत जल्द उपलब्ध हो, ठीक ना। तो अभी आपके गुरुजी आएंगे कुणाल सर, जो आपकी कक्षा लेंगे। हाँ ना ना, चलिए ध्यान देंगे। पहला सवाल देखेंगे आप लोग। कहता है कि आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? कई बार मैंने बताया कि आरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। और यहीं पर अगर आ जाए सतपुड़ा, कौन सा? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। क्या नाम है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़, और आरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है कि नहीं है? जबकि अगर आ जाए नीलगिरी, कौन सा? बताओ भाई कि नीलगिरी की चोटी का नाम क्या है? टोडा बेटा। क्या नाम है? नीलगिरी की चोटी का नाम क्या है? टोडा बेटा। क्या नाम है किसका? नीलगिरी। तो नीलगिरी की चोटी का नाम क्या है? टोडा बेटा। जबकि ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ दे कि महेंद्रगिरी कौन सा, तो याद रखेंगे महेंद्रगिरी की अगर बात करेंगे तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की चोटी है। किसकी चोटी है? तो पूर्वी घाट की चोटी का नाम क्या है? और एक है अनाईमुडी। कौन सी? अनाईमुडी पश्चिमी घाट। कौन घाट? पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। क्या नाम है? तो पश्चिमी घाट की चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। क्या नाम है? जबकि ध्यान रखेंगे महेंद्रगिरी, कौन? पूर्वी घाट की चोटी का नाम महेंद्रगिरी। कौन?
जबकि डोडा बेटा किसकी चोटी है? नीलगिरी। किसके? कौन सा? डोडा बेटा। कौन सा? और सतपुड़ा की चोटी का नाम? धूपगढ़। क्या नाम? जबकि दुनिया की प्राचीन पहाड़ी आरावली की चोटी का नाम क्या है? और गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान। गुरु शिखर किस राज्य में? राजस्थान। कौन शिखर? तो गुरु शिखर का संबंध कहां से? राजस्थान। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि ताप्ती नदी के बाएं तट पर, ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी अंतरद्वीप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट, या इसी को सह्याद्री कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबा। ध्यान रखिएगा, 1600 किलोमीटर लंबा दक्षिण भारत में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये एक नदी है, नर्मदा। कौन सी? आराम से समझिए। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक के ठीक इस साइड में एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? नाम सुने ही होंगे। सतपुड़ा के ठीक ध्यान रखिएगा कि इस एरिया में एक पठार है जिसका नाम है बैतूल। क्या नाम है? बैतूल पठार। कौन पठार? देखो जी, सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है और बैतूल भी मध्य प्रदेश में। बैतूल कहाँ है? और नर्मदा भी याद रखेंगे, यहीं से अमरकंटक से निकली है। कहां से? नाम सुने ना? कहां से? अमरकंटक मध्य प्रदेश से। बैतूल पठार से एक नदी निकलती है, ताप्ती। कौन? ताप्ती को ही तापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ताप्ती या तापी एक ही नदी है जो बैतूल पठार से निकलकर के गुजरात में सूरत के पास ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? कौन सी नदी? ताप्ती। कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में या प्रायद्वीप भारत में ताप्ती नदी, देखिए ये ताप्ती नदी से लेकर ये कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला एक लंबी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितना? पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम क्या? सह्याद्री। क्या नाम? किसका? तो पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम क्या? सह्याद्री। क्या नाम? तो पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। है कि नहीं है? टोटल लंबाई कितना? 1600। तो पश्चिमी घाट का टोटल ध्यान रखेंगे लंबाई कितना किलोमीटर? 16। कितना? कंफर्म ना? ध्यान ये भी रखिएगा कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में सबसे ज्यादा जैव विविधता, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता की अगर बात करेंगे या बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे तो जैव विविधता का मतलब होता है सबसे ज्यादा वनस्पति, पेड़ पौधे, जंगल, जीव जंतु, उसी को जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो मिलता है ये कहाँ पे? पश्चिमी घाट। कहाँ पे? क्योंकि ध्यान रखिएगा इसी पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी इसलिए मिलता है क्योंकि ये पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे प्राप्त करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो सबसे ज्यादा वर्षा इसी एरिया में होगा क्योंकि ये पश्चिमी घाट इसको रोक लेता है। इस लेकर इस एरिया में ज्यादा घने वनस्पति वो वन मिलते हैं और जब ज्यादा घने वनस्पति और वन मिलेंगे तो सबसे ज्यादा जीव जंतु यहाँ मिलता है। इस लेकर भारत के सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट या
जिसको सहाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा, सहाद्री को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से कई भागों में बांटेंगे, जिसमें इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग पश्चिमी घाट का सबसे पहला भाग, ये वाला जो एरिया है, इसको हम कहते हैं उत्तरी सहाद्री। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन सहाद्री? बीच वाले भाग को हम कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? कौन गिरी? कौन? और तीसरा लास्ट वाले एरिया को कहते हैं अन्नामलाई। क्या? कौन मलाई? कंफर्म ना? तो पश्चिमी घाट को हमने या सहाद्री को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? कितने भागों में? उत्तरी सहाद्री, कौन? नीलगिरी और अन्नामलाई, कौन? तो पश्चिमी घाट या सहाद्री के कितने भाग हैं? कितने? कंफर्म ना? इसी अन्नामलाई में भारत की सबसे, ये प्रायद्वीप की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन? जो केरल में है। कहां पे है? कहां पे? कहां पे? कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और, देखो भाई, ये पश्चिमी घाट है और ये कटा हुआ है पूर्वी घाट। कौन घाट? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है वो कई बार मैंने बताया है कि नीलगिरी के पास होता है। कहाँ होता है? कहाँ पे? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ पे? कौन गिरी? महेंद्र गिरी। कौन? कंफर्म ना? क्योंकि बहुत गिरी आएगा, जिसमें एक है महेंद्र गिरी। कौन? देखो भाई, एक आएगा महेंद्र गिरी। कौन गिरी? महेंद्र गिरी जो है ना, ये पर्वत है उड़ीसा में। कहां पे? कौन गिरी? और उड़ीसा में महेंद्र गिरी के अलावे यहाँ एक और गिरी है जिसका नाम है मल्ल्यागिरी। क्या नाम है? तो मल्ल्यागिरी और महेंद्र गिरी पर्वत कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। कहाँ पे? कौन कौन? महेंद्र गिरी और, तो महेंद्र गिरी और मल्ल्यागिरी कहाँ पड़ता है? कहाँ? कंफर्म ना? ध्यान दीजिएगा, जबकि ध्यान रखिएगा कि एक पर्वत है धौलागिरी। कौन? नाम सुने ही होंगे। कौन गिरी? ये धौलागिरी पर्वत मेरे नालायकों नेपाल में है। कहाँ है? कौन गिरी? तो धौलागिरी पर्वत कहाँ? जबकि एक पर्वत है दूनागिरी। कौन गिरी? दूनागिरी पर्वत है उत्तराखंड में। कहाँ? तो दूनागिरी कहाँ? धौलागिरी, धौलागिरी, महेंद्रगिरी, मल्ल्यागिरी, मल्ल्यागिरी, महेंद्रगिरी। कन्फर्म। और एक है नीलगिरी। कौन? तो नीलगिरी 3 राज्य में है। कितने राज्य? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन? तो प्रश्न आ गया कि नीलगिरी का विस्तार कितने राज्य? कर्नाटक, केरल और पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण चोटी है कौन? अब महेंद्रगिरी कहाँ? उड़ीसा। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। अब मल्ल्यागिरी भी कहाँ? लेकिन धौलागिरी कहाँ? नेपाल। कहाँ? लेकिन दूनागिरी कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ? पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम क्या? सह्याद्री। क्या? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी। कहाँ? कन्फर्म ना? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके बाद पहाड़े नहीं है। आप समझे? और आप दिख रही हैं रोज नया, जैसे हॉस्पिटल के क्या बोलते हैं, फीस कम न है, कम है, इलाज बढ़िया हो रहा है। बात समझे?
तो तरह तरह के जो पेशेंट हमर है, वो फिर तरह तरह के पेशेंट को लेके आता है कि चल वहां पर तोरा देखवा देंगे, है ना। बहुत डॉक्टर बढ़िया है, हम तो भाई इलाज करवा रहे हैं, ठीक, बहुत फायदा हो रहा है ना। तो उसी मध्य नजर लेके आता है, तो वो पेशेंट जो है ना, वो थोड़ा सा जो है देखता है कि साइड में चमन परास दैले तो अपने लेके खा रहा है, और समझे। लेकिन ज्यादा चमन परास भी नहीं खाना है, डॉक्टर के है ना हिसाब से खाना है। गर्मी बढ़ गया है ना, तो लिखना भी नहीं है, सुनना है। बात समझ रहे ना। जब हम बोले कि हम कोई छुट्टी नहीं ले रहे हैं, अब बीमारो मारो हम नहीं पढ़ते हैं, बात समझे। हाँ, बहुत समझ लीजिए कि रेयर केस में, और उतना बीमार पड़ते भी हैं जितना कि हम क्लास ले सकते हैं। बात समझ रहे ना। इस लेकर क्लास उलास बंद नहीं होगा, क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। बात समझ गए ना। अब तो ऐसा कोई फेस्टिवल भी नहीं बचा है, बात समझ गए ना। और शादी विवाह में भी हम कहीं सम्मिलित होते हैं तो हम कहते हैं कि 4 बजे बादे आने का हम कोशिश करेंगे, बात समझ गए ना। और उतना कहीं हो भी नहीं रहा है, और अभी निमंत्रणों हमको भी नहीं दे रहा है। तो हम इंतजार में हैं कि इतना लड़का अगर हम बना दिए, ऐसे कार्ड उड़ाते रहता है, लेकिन टाइम ही नहीं है। लेकिन अब आप लोग का इंतजार हम कर रहे हैं, है ना। हाँ, चलिए, एकदम आया जाएगा। चल भाई, ध्यान देना है नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। यहाँ पर यही सवाल है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं। देखिए आ गया ना, सह्याद्री। क्या नाम? तो ऑटोमेटिक बनेगा कि पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम सह्याद्री। पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम किसका? पश्चिमी घाट किसका? कन्फर्म ना? ध्यान रखिएगा, सुनिए, सुन के लिखिएगा, पूरा याद होगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन भाई? डोडा बेटा। कौन? किसका? और ये डोडा बेटा है कहां? तमिलनाडु। कहां पे? अरे भाई, डोडा बेटा कहां? और अभी बताए थे अनाईमुडी। कौन? अनाईमुडी कहां? केरल। कहां? तो अनाईमुडी कहां? केरल। और डोडा बेटा? तो डोडा बेटा कहां? और अनाईमुडी? अनाईमुडी, अनाईमुडी कंफर्म ना? और डोडा बेटा का संबंध कहां से है? तमिलनाडु। कहां से? कंफर्म ना? अच्छा, नीलगिरी भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व था कि नहीं, जिसकी स्थापना 1983। 1900। तो प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व की बात करेंगे भाई, तो भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? नीलगिरी। कौन? और नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी? 1986। 1900 के कर। तो नीलगिरी की स्थापना कब हुई? 1900 कंफर्म ना? हाँ, सुनिए भी लिखिए भी, लिखने में मना नहीं है, लेकिन सुन के लिखिए। हाँ, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखो सवाल वही है, कहता है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी पहाड़ी पर है भाई? ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च शिखर तो अनाईमुडी है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की। अनाईमुडी अभी बताए थे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है कहां? केरल। लेकिन अभी मैंने बताया था कि ये पश्चिमी घाट के तीसरे भाग अन्नामलाई में है। कहां है?
क्योंकि पश्चिमी घाट, देखो भाई सीधा पूछेगा पश्चिमी घाट से कई सवाल हैं। अगर अनायमुड़ी पूछेगा, देखिए इससे कितना सवाल बनेगा। लोग तो रट के सीधे जाते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब यहां से कितना सवाल इसे बनाएगा देखेंगे। ये अनायमुड़ी सबसे पहले तो इससे एक सवाल बनेगा कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। फिर ये प्रायद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीप भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुड़ी। अब पूछेगा कि ये बताइए, अगर पूछता है कि अनायमुड़ी, अनायमुड़ी किस पहाड़ी का भाग है, तो अन्नामलाई। कौन कौन? लेकिन पूछेगा कि किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो पश्चिमी घाट। किसका? क्योंकि पश्चिमी घाट का ही एक भाग है अन्नामलाई। कौन? अन्नामलाई दो राज्यों की सीमा पर है। कितने राज्य? केरल और तमिलनाडु। केरल और, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन है? अन्नामलाई। कौन कौन? और अन्नामलाई में ही याद रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? अनायमुड़ी। और अनायमुड़ी है कहां? केरल। अनायमुड़ी कहां? अनायमुड़ी, अनायमुड़ी। तो प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुड़ी। प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, या अन्नामलाई की चोटी? अनायमुड़ी है कहां? कहां कहां? कौन? तो अनायमुड़ी कहां है भाई? केरल। कन्फर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, आराम से समझिए। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। कौन तट? तो कोंकण तट कहां पड़ता है भाई? महाराष्ट्र। कहां पे? कौन तट? तो कोंकण तट का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। कहां से? कौन तट? तो कोंकण तट का संबंध कहां से? कंफर्म ना? आइए तट ही देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो तट की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, तट की बात करेंगे और हम कई बार आपको अभ्यास करवा रहे हैं और लगातार करवाते ही रहेंगे जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए, है ना। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिएगा। देख भाई, सबसे पहले भारत के तट को हम दो भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? एक आपका है पश्चिमी तट। कौन? ये पश्चिम में है कि नहीं है, इस लेकर इसे कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। कौन मैदान? पश्चिमी तटीय मैदान का मुख्य एरिया है अरब सागर। कौन है कि नहीं है? इधर कौन खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी? बताओ भाई, बंगाल की खाड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। कौन? पूर्वी तटीय मैदान। कौन तटीय मैदान? तो पूर्वी तटीय मैदान। कौन मैदान? अब ध्यान रखिएगा कि इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान को हम चार भाग में बांट देंगे। कितने भाग? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। है कि नहीं बताओ? देख भाई, पहला तटीय मैदान की जो हम बात करेंगे, तो पहला तटीय मैदान ये देखो, ये वाला एरिया, ये है गुजरात। कौन? इस तट को हम बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? एकदम आराम से समझो, काठियावाड़ तट। कौन तट? तो प्रश्न आ गया कि काठियावाड़ तट जो है वो किस राज्य में है? गुजरात। कहां पे? तो गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़। क्या? तो काठियावाड़ तट कहां है? गुजरात। दूसरा है, देखो भाई, ये है कोंकण। कौन? नाम सुने हो ना? कोंकण तट है महाराष्ट्र। कहां पे? तो महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं? कोंकण। क्या? तो कोंकण तट कहां है? महाराष्ट्र। कहां पे? फिर ये है प्यारे केनरा। कौन? केनरा तट। कौन तट? ये है कर्नाटक। कहां? तो केनरा तट या कर्नाटक के तट को याद रखेंगे, कहते हैं। तो केनरा तट कहां पड़ता है? कर्नाटक। कौन तट?
और ये लास्ट में है मालाबार। कौन कौन? तो ये मालाबार कौन? मालाबार तट की बात करेंगे, ये है केरल में। कहाँ पे? तो बताओ केरल के तट को हम क्या कहते हैं? तो हमने पूरे पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? कितने? पहला है काठियावाड़। कौन? दूसरा, तीसरा और चौथा मालाबार। है कि नहीं? तो पश्चिमी तटीय मैदान को हमने कितने भागों में? 4। कितने? तो प्रश्न आ गया कि बताइए गुजरात में जो तट है उसको क्या कहते हैं? क्या? काठियावाड़। क्या? महाराष्ट्र के तट को कोंकण। तो कोंकण तट कहाँ? महाराष्ट्र। केनरा तट कर्नाटक। केनरा तट। और केरल के तट को? तो मालाबार तट कहाँ? कहाँ? कन्फर्म। तो प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मॉनसून भारत के किस तट पर? कौन तट? कौन? कोरोमंडल, काठियावाड़, कोंकण। तो सबसे पहले मॉनसून कहाँ आएगा? क्योंकि सबसे पहले मॉनसून भारतीय राज्य कहाँ? तो केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मॉनसून सबसे पहले कहाँ आएगा? तो स्पष्ट रूप से केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। क्या कहते हैं? कन्फर्म ना? तो यहां तक कुछ कुछ आप लोग समझिए गए होंगे। यूट्यूब वाले भी ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि है पूर्वी तटीय। कौन? पूर्वी तटीय को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितना? 1 2 3। 1 2 कितना? देखो भाई, सबसे पहले है, ये हमने कई बार बताया है, उत्कल। कौन सा? उत्कल या कलिंग। उत्कल या कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग कहाँ पड़ता है? तो उत्कल या कलिंग तट है उड़ीसा में। उत्कल या कलिंग तट कहाँ? तो उत्कल या कलिंग तट कहाँ? कहाँ? कौन सा? उत्कल या है, याद रखेंगे, ये है आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सम्मिलित तट को उत्तरी सरकार क्या कहते हैं? कौन सरकार? तो ध्यान रखिएगा कि उत्तरी सरकार। कौन सरकार? तो उत्तरी सरकार की बात करेंगे, तो उत्तरी सरकार की बात करेंगे भाई, तो उत्तरी सरकार तट। कौन तट? उत्तरी सरकार तट का जो मुख्य भाग है वो है उड़ीसा। कहाँ? और आंध्र प्रदेश। कहाँ भाई? तो बताओ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? कौन सरकार? कौन? जबकि लास्ट में है कोरोमंडल। कौन? नाम सुने ना? कोरोमंडल तट प्यारे कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ पे? तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। का तो पूर्वी तट के 3 भाग हैं। कितने भाग? तो पूर्वी तट के कितने भाग? पहला कौन? उत्कल या कलिंग। उत्कल या, तो उत्कल या कलिंग कहाँ? उड़ीसा। कहाँ? उत्तरी सरकार तट उड़ीसा। और तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। कौन सरकार? जबकि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल। कौन मंडल? ओजोन मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल। तो कोरोमंडल तट कहाँ? तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कन्फर्म ना? कोशिश करना है। तो ध्यान रखेंगे प्यारे, मॉनसून केरल से आया था। कहां से? मालाबार तट से। कहां से? लेकिन मॉनसून जब लौटेगा तो कहां आएगा? कोरोमंडल। कहां से? तो एक सवाल फिर बनेगा कि लौटते हुए मॉनसून। कौन मॉनसून?
लौटते हुए मॉनसून या निर्वर्तित मॉनसून से वर्षा कहाँ होगा? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के, तमिलनाडु के, कन्फर्म ना? तो लौटता हुआ मॉनसून से वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल, और मॉनसून आएगा कहाँ? केरल के मालाबार। तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। क्लियर? एकदम ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आगे क्या कहता है? हट पूरे हट जाते हैं लेकिन कुछ नहीं काम करेगा। इस सिर्फ उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ध्यान रखेंगे मोबाइल के टेलीग्राम पर बहुत सारे पीडीएफ हैं, लेकिन वो उसी प्रकार से व्यर्थ होगा जिस प्रकार से कर्ण को याद रखेंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए गए सारे अस्त्र व्यस्त हो गए थे, है ना? वही काम करेगा जो हमसे लेगा। बाकी हमसे जो गलत तरीके से लेगा तो उसका होगा, एकदम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे यहाँ याद नहीं होगा तो घर पर हम रिस्क नहीं लेते हैं। घर पर नहीं याद होगा कि हम कह दे रहे हैं, क्योंकि आज तक किसी को नहीं याद होता है। अभ्यास करो, लगातार यहाँ पढ़ो, अभ्यास करो। एक बार लिखने से थोड़े होगा, 50 बार लिखिएगा घर पे जाके, तब तो हो ही गया। आगे देखो, आ गया। अब देख भाई, कहता पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? आ गया ना? क्योंकि केरल के तट को अभी मैंने क्या कहा था? मालाबार तट कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पे? क्या कह रहा कि पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भाग में? 4। तो सबसे दक्षिण में कौन था? केरल। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहाँ? केरल। सबसे पहले मानसून कहाँ आएगा? केरल। मतलब मानसून आएगा किस तट पे? तो मालाबार तट कहाँ? केरल। तो दक्षिण याद रखिए, पश्चिमी या पश्चिमी तटीय मैदान के सबसे दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं, और पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कोरोमंडल क्या कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी याद रखिए भाग को आपका मालाबार, और पूर्वी तट के दक्षिण भाग को कोरोमंडल। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? देखो ये तो पूर्वी तट के उत्तरी, नहीं भाई इसको कलिंग तट करो। कलिंग तट, कौन तट? कलिंग तट कीजिए, है ना? कलिंग तट, कौन तट? कलिंग या उत्कल? कलिंग या, कलिंग या उत्कल? कलिंग या कौन तट? तो कलिंग या उत्कल तट। कलिंग या कौन तट? तो कलिंग या उत्कल तट याद रखेंगे उड़ीसा। कहां? एकदम ध्यान रखना। कहता है पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। कौन तट? अब कोरोमंडल तट अभी बताए किस राज्य में? तमिलनाडु। कहां पे? तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट। कहां भाई? तमिलनाडु। कहां पे? कौन तट? तो कोरोमंडल तट का संबंध कहां से? तमिलनाडु। कहां से? कंफर्म ना? इसीलिए एक बार पूरा समझाते हैं ताकि आपको पूरा याद हो, है ना? याद हो तो सेल्फ अभ्यास जब करें तो पूरा याद हो। बंगाल की खाड़ी के बड़े बड़े द्वीप समूह को किस नाम से जानते हैं भाई? अंडमान निकोबार। कौन निकोबार? कौन निकोबार? तो अंडमान निकोबार ध्यान रखेंगे बंगाल की खाड़ी। कहां पे? कौन सा? अंडमान निकोबार कहां है भाई? कंफर्म ना? आइए पूरा अंडमान आपको घुमाते हैं। सबसे पहले हम अंडमान चलेंगे।
अंडमान बंगाल की खाड़ी में। कहां पे? एकदम आराम से समझना है, फायदा तो हो ही रहा होगा आप लोग को। हुआ है कि नहीं? नहीं तो हम कसम खिलवाएंगे कि ध्यान रखिएगा। लड़का को उसके भविष्य में होने वाली, लड़की को उसके होने वाले, मामला गड़बड़ा जाएगा। नौकरी का उद्देश्य ही हम समाप्त कर देंगे। तो इस लेकर ये बोलना पड़ेगा। हम ऑनलाइन में भी लड़के को पूछते हैं, एप्लीकेशन पर भी पूछते हैं कि नहीं समझ में आए तो एकदम डायरेक्ट बोलो, नहीं हमरे पास बोलो तो उधरो बोलो, कोई स्टाफों के पास जाकर बोल दो, लेकिन बोलो और स्टाफ के पास जाकर बोल देना है। बात समझे? हाँ, हवा फैला देना है कि ठीक पढ़ाई नहीं होता है। हम तो खुला चैलेंज इस मंच पर यूट्यूब के माध्यम से भी कहते हैं कि समझ में नहीं आए तो एकदम मत आना, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ऑफलाइन वाला तो भूल से मत आना। बात समझा? नहीं पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाई होगा तो नहीं आना है, या ठीक पढ़ाई हो रहा है और समझ में नहीं आया तो भी नहीं आना है। बात समझे? बात समझ रहे ना? हाँ, ध्यान रखना है। अब चलो भाई, ध्यान रखना है, नया चीज ध्यान देगा। सबसे पहले है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप की बात करेंगे प्यारे। इस द्वीप को लेकर भारत और म्यांमार के बीच भी झगड़ा चलेगा। फिर एक द्वीप है उत्तरी अंडमान। कौन अंडमान? उत्तरी अंडमान। कौन अंडमान? उत्तरी अंडमान के अलावे प्यारे है मध्य अंडमान। कौन? कौन अंडमान? ऑनलाइन वाले ध्यान देना है, मध्य अंडमान। कौन अंडमान? मध्य अंडमान के बाद है प्यारे, याद रखना, दक्षिणी अंडमान। कौन अंडमान? कौन अंडमान? दक्षिणी अंडमान के बाद है प्यारे, याद रखेंगे, लघु अंडमान। कौन? लघु अंडमान। कौन अंडमान? लघु अंडमान के बाद है प्यारे कार निकोबार। कौन निकोबार? कौन निकोबार? कार निकोबार। कौन निकोबार? कार निकोबार के बाद है ग्रेट निकोबार। कौन निकोबार? कौन निकोबार? तो याद रखेंगे ये अंडमान निकोबार है। क्या है? इसके बाद ये है सेंटलिज द्वीप। कौन सा? सेंटलिज द्वीप। तो यहाँ पर याद रखेंगे लोगों का जाना प्रतिबंधित है सेंटलिज द्वीप पर। किस द्वीप पर? फिर एक है बैरन। कौन सा? ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है ना। कौन सा? बैरन के बाद है, याद रखेंगे, नारकोंडम। कौन सा? नारकोंडम द्वीप। कौन द्वीप? एक है स्वराज द्वीप। कौन सा? कौन? स्वराज द्वीप। कौन द्वीप भाई? कौन द्वीप? तो ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं अंडमान के। कहाँ के? अब प्यारे ध्यान रखना कि अंडमान की राजधानी जो है वो ध्यान रखेंगे था पोर्ट ब्लेयर। कहाँ था? पहले था पोर्ट ब्लेयर। कहाँ था? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ था? अब हो गया है विजयपुरम। कहाँ? तो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर चेंज होके कहाँ हो गया? विजयपुरम। कहाँ पे? कंफर्म ना? क्योंकि ध्यान रखेंगे अंग्रेज यहाँ के बहुत सारे आइलैंड के नाम अपने, याद रखेंगे, अपने अंग्रेज अधिकारी के नाम पर रख के चल गया। तो ध्यान रखेंगे अब नाम इसका चेंज कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा यहाँ से आना जाना था, इस लेकर ध्यान रखेंगे स्वराज द्वीप, आजाद द्वीप नाम रख दिया गया। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, टोनी ब्लेयर, टोनी ग्रेट, ये सब अंग्रेज का नाम था। तो ये भी इसको हटा के कर दिया गया विजयपुरम। क्या? कौन पुरम? ये तो याद रखेंगे हिंदी नाम ना है। तो विजयपुरम कर दिया गया है अंडमान निकोबार का। किसका भाई?
इसके बाद ध्यान रखिएगा तो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो विजयपुरम है वो दक्षिणी अंडमान पर है। कहां पर है? जबकि प्यारे ध्यान रखना, अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप, अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। कौन? तो अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन? अंडमान। कौन? अंडमान। तो अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या? कौन? अंडमान। जबकि अंडमान पर अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम? तो एक सवाल फिर आ गया कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो किस अंडमान पर है? कौन अंडमान? कौन अंडमान? कौन अंडमान? कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार याद रखेंगे 10 डिग्री। कितने डिग्री? तो 10 डिग्री चैनल। कितने डिग्री? 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार। कौन होता है? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान किससे? तो अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच? अंडमान और कितना डिग्री? इतना। कंफर्म ना? जबकि याद रखिएगा कि अंडमान पर ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन? तो इंदिरा पॉइंट। कौन पॉइंट? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे, याद रखिएगा, दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछ दे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर? कौन निकोबार? कौन? और अंडमान का सबसे दक्षिणतम द्वीप का भी नाम है ग्रेट निकोबार। क्या? पुनः समझिए, अगर पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो क्या कहिएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या कहिएगा? जो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर? ग्रेट निकोबार। किस पे? लेकिन पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप का क्या नाम है? क्या? कंफर्म ना? जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, अंडमान और, जबकि ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण कौन भाई? बैरन। कौन? तो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बैरन। कौन? अंडमान निकोबार। कहां? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। कौन? कंफर्म ना? जबकि अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन? अंडमान की राजधानी विजयपुरम। कहां? दक्षिणी अंडमान। कहां? जबकि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच एक पास है जिसका नाम है डेक्कन पास। कौन पास? डेक्कन पास की बात करेंगे तो ये दक्षिणी अंडमान और किसके बीच? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन पास? डेक्कन पास। कौन पास? जबकि अंडमान पर कुछ जनजातियां हैं जैसे सेंटलीज। कौन सा? सेंटलीज के बाद जारवा। कौन सा? सोमपेन। कौन सा? तो सेंटलीज, जारवा, सोमपेन कहां की जनजाति? अंडमान निकोबार। कहां की? तो अंडमान की प्रमुख जनजाति में पहला कौन? सेंटलीज। पहला कौन? सेंटलीज के बाद जारवा के बाद सोमपेन। कौन? जैसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। कौन? इधर है तो उधर की देख रही है? हाँ, उसमें दिख रहा है तेजस, सामने है नहीं दिख रहा है पागल की नहीं? अब बताओ, जब हम सामने हैं तब देख रहा है, कभी बोतला देखता है, कभी इधर देखता है।
बहुत पागल है, सबको संभाल के चलना पड़ता है। पीछे आवाज जा रहा है आपको? चलिए ठीक है, आगे ध्यान रखो भाई। तो ये ध्यान रखेगा कि सेंट्रली जारवा और सोमपेन, सेंट्रली जारवा और ये अंडमान निकोबार। कौन निकोबार? और अंडमान की राजधानी विजयपुरम कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार भारत का प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय उपमहाद्वीप से याद रखेंगे दूरी, अंडमान निकोबार की बात करेंगे पूर्व में याद रखेंगे। 1947 से पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे लोगों को निर्वासित किया जाता था, काला पानी का सजा दिया जाता था। भारत के क्रांतिकारियों को ध्यान रखेंगे भारतीय भूभाग से अलग अंडमान निकोबार में कैद करके रखा जाता था काला पानी के सजा को लेकर। जैसे ही याद रखेंगे भारत आजाद हुआ तो अंडमान निकोबार भी याद रखेंगे भारत के कब्जे में आ गया। और इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि वो भारत का एक प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। कौन? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो उसका न्यायालय की बात करेंगे तो वो आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो इस तरीके से याद रखेंगे अंडमान निकोबार एक प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर ना? आज का सेशन यही तक।